Hi student, most welcome in the last lecture of gravity। इस लेक्चर में ग्रेविटेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2017 से 2007 तक हम सारे डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 20 to 22 क्वेश्चन है, मतलब हर ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आया हुआ ही है। और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने हमारा जो रिवीजन वाला लेक्चर है दो ग्रेविटेशन के ऊपर वो आपने देख रखे हो, सो दैट आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इजीली ही आप कैच उनको कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इजी क्वेश्चन है और जो लोग ग्रेविटी वाला चैप्टर छोड़कर जाते हैं एनडीए में वो कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं या उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो बेटा एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बेटा क्या बोला हुआ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिलेशन ये एक रिलेशन दिया गया। ये रिलेशन बेटा किसका रिलेशन है, जी m1 m2 स्क्वायर। ये न्यूटन ने दिया था। दो m1 और m2 मासेस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस के लिए। ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स। The quantity g depends on the local value of g and acceleration due to gravity। बेटा ये बिल्कुल गलत है। जो g है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सली आप कहीं पर भी चले जाएं वो कांस्टेंट ही रहेगा, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं करेगा। इस ग्रेटेस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ गलत बात है। g ओनली यूज्ड व्हेन अर्थ ऑफ टू मासेस बिल्कुल गलत बात है। जब मैंने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला तब भी मैंने बताया था कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कहीं भी चले जाएं आप, पानी में, आग में या यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, इस जी की वैल्यू पे, इस जी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो बेटा आप देखो कि कितना इजी क्वेश्चन दिया एनडीए ने। आपको कुछ करना भी नहीं था, आपको बस पढ़ के और टिक करना था। अब इस चीज के लिए अगर आपको चैप्टर कई बार लोग मिस करके जाते हैं तो वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आपका आंसर आप देखते ही टिक कर सकते हैं। तो इस तरह के बेटा एनडीए में क्वेश्चन आते हैं जो आप ओरली ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है एनडीए 2016 का, ए मैन वेटिंग 70 kg कमिंग डाउन इन लिफ्ट। एक मैन है, मैं थोड़ी सी बड़ी लिफ्ट बनाता हूँ। ये 60 किलो का बेसिकली आदमी है, मतलब जो mg है इसका वो इक्वल्स टू आपका 60 किलो है एक्चुअल वेट। इफ केबल ऑफ लिफ्ट इज ब्रेक सडन द वेट ऑफ द मैन वुड बी। बेटा ये केबल से आ रहा था और सडनली केबल टूट गई तो ये मतलब फ्री फॉल हो जाएगा। बेटा फ्री फॉल में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से गिरेगा। और फ्री फॉल में आपको जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये फ्री फॉल में जो अपेरेंट वेट होता है वो क्या फील करने लगता है, वो बेटा आपको अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन बेटा जी हो जाएगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन एन होती है, तो जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो बेटा एन होता है या अपेरेंट वेट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए इक्वल्स टू एन। अब ये नीचे आ रही है मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, एम जी माइनस एन। अब फिलहाल फ्री फॉल में ये जो फोर्स है इस पर एम ए, इसको भी मैं एम जी ही लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो एम जी माइनस एन, एम जी से एम जी कट गया, एन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो फोर्स वो फील करेगा वो आपका जीरो होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर कभी भी फ्री फॉल हो तो जो फोर्स होगा वो कंडीशन वेटलेसनेस की होती है, या उस पर जो वेट जो भी ऑब्जर्वर है वो वेट जो फील करेगा वो आपका जीरो वेट फील करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इज एफ। बेटा बोला हुआ है कि दो इक्वल मासेस के लिए जो बॉडी है उसके लिए एफ। बेटा इक्वल मासेस है तो एम इंटू एम हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली एम स्क्वायर लिख दिया, ये आर स्क्वायर लिख दिया। इफ ईच मास इज डबल्ड, अगर जो दोनों मास हैं वो मैंने डबल कर दिए, कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अनचेंज, जो उनके बीच का सेपरेशन है
वो अब मैंने वही रखा और इसके जो मासेस है बेटा ये m थे, अब मैंने 2m कर दिए, आपको हो जाएगा फोर्स वुड बीकम, फोर्स बेटा सपोज दैट F डैश हो जाएगा g, मैंने मासेस दोनों दुगने कर दिए तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा, सेपरेशन मेरा वही रहा, ये मैंने 2 स्क्वायर बाहर ले लूंगा, 2 स्क्वायर g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी 4, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रीवियस वाला फोर्स यानी 4F, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, मतलब जो आपका आंसर आ गया ये आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद होना चाहिए, आप सिंपल उसमें दोगुनी करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बेटा ये इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में पेन उठाने तक की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल लेक्चर पढ़ के जाएं और वहां सारे क्वेश्चन बस ओरली टिक कराएं, आपके सारे सही होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है उसका मास क्या है, इज अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ प्रेजेंट इन इट, जो मास होता है, जो मास क्या है वो है जो इसमें मैटर प्रेजेंट है वो है, बिल्कुल सही बात है। मास इस मेजर में, इसमें जो मैटर है उसकी मेजरमेंट भी होती है, या हम कहें इनर्शिया की मेजरमेंट होती है, सही बात है। डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेरी नहीं करता है, आप कहीं भी चले जाएं ये फिक्स रहेगा। चेंज विद द चेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, नहीं बेटा मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वो जो चेंज होता है ग्रेविटेशन फोर्स के साथ उसे हम वेट बोलते हैं, उसको हम मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फर्क होता है वो सिर्फ वेट पर पड़ता है, मास हमेशा अनचेंज ऐसे ही कांस्टेंट रहता है। तो हमेशा जब भी आप फॉर्मूले लिखेंगे तो उसमें हमेशा ही m लिखेंगे क्योंकि m हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा आपका स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा आपने लेक्चर ध्यान से सुनाओ तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ए body weightless on the hilltop on the earth's surface is mass remains unchanged, acceleration due to gravity of acceleration decreases with the height। आपको क्या बोल रहा है कि बेटा ये कोई हिल है, ऊंची सी बहुत एक हिल है और ये आपकी अर्थ है, आपको बोला हुआ है ये थोड़ी अर्थ आप बड़ी बना लें क्योंकि इस अर्थ के रिस्पेक्ट में लग रहा है हिल, कोई हिल है ही नहीं, ये आपकी अर्थ है। आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर जो उसका वेट होगा W/H हाइट पे जो वेट होगा, ये जो वेट होगा वो इसकी जो सरफेस पर वेट होगा वो आपका H हाइट पर वेट उसका कम होगा। वेट ऑन द टॉप ऑफ हिल इज लेस देन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बोला हुआ, रीजन क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अर्थ डिक्रीजेस विद द हाइट, एक्सेलरेशन जो होता है वो उसका डिक्रीज हो जाता है, मतलब इसमें मैं लिखूं मास इंटू जी एच इंटू मास इंटू जी एस, मतलब जी और अपॉन एच हाइट इज लेस देन जी अपॉन सरफेस। बेटा ये बात जो है वो सही है क्योंकि आपका जी डैश बेटा क्या आया था, अगर मैं स्मॉल्स के लिए बात करूं तो 2h/r_e, या मैं बड़े जी के लिए बात करूं तो 1 + h/r_e का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ऊपर जाने पर बेटा जीरो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए जी कम होगा वहां पर, तो इसीलिए बेटा जो वेट होगा वहां पर वो कम होगा क्योंकि वेट क्या होता है बेटा m इंटू जी, वेयर m इज मास एंड मास इज कांस्टेंट फॉर एनी हाइट, तो बेटा ऑब्वियसली जो वेट होगा वो h हाइट पर कम हो जाएगा। तो ये वाला बेटा एक क्वेश्चन था इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the radius of Earth is shrinking 1% and mass is the same remaining same, the g would be, बेटा g क्या होगा आपको पूछा गया है, g बेटा क्या लिख सकता हूं मैं me/re। अब ये बेटा मेरा g का फॉर्मूला दिया जाता है, आपको बोल रहा है कि अगर जो रेडियस है वो श्रिंक की जाती है मतलब 1% आपको कम कर दी जाती है, तो मास बेटा आपका सेम रहता है, मतलब ये वाला कांस्टेंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ g = k इज सम कांस्टेंट एंड re²। तो आपको बोला कि g जो है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा,
तो अगर मैं यहाँ से इसकी परसेंटेज चेंज निकालता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ g अपॉन g डैश इंटू 100% will be equals to 2 RE डेल्टा RE अपॉन RE इंटू 100। ये बेटा आर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये बेटा आपका आ जाएगा माइनस। तो जो रेडियस में चेंज आपको दिया गया है वो 1% का दिया गया, -2 इंटू 1% डिक्रीजिंग, तो -2%, मतलब जो जी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा आपका 2% से। बस आपको ये फॉर्मूला रखना था और इसका परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट कर लेना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ मून इज अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। जो रेडियस है आपकी मून की वो बेटा क्या बोला हुआ है कि जो अर्थ की रेडियस की 1/4 है आपकी, RM लिख लेता हूँ मैं कैपिटल R, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी। तो मून की जो एक्सेलरेशन है वो 1/6 है अर्थ के on that surface. From this we can calculate the ratio of masses of earth to ratio of mass of sun. जो ratio of mass और ratio of mass of moon आपको पूछा गया है। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। GM हम क्या लिख सकते हैं, G m of mass m into rm का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 g m e अपॉन r e का स्क्वायर। बेटा मुझे मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून पूछा गया है तो मैं क्या करूंगा, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मास का स्क्वायर इंटू 6 इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून। बेटा ये वाली जो है आर ई अपॉन आर एम की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपकी 4, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 16, और ये एम ई अपॉन एम एम, ये 16 एंड 16 छक्का 96। तो ऑप्शन देखते हैं बेटा, 96 के अप्रोक्स जो आपका आंसर आ रहा है वो 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सारे केसेस में अब क्योंकि 96 आंसर नहीं दिया हुआ है तो हम 100 टिक कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे केसेस में काफी बड़े मास होते हैं तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है कि g/6 या g/4 या ये सारी चीजें, तो उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सब कुछ दिया हुआ था, आपको जी दिया हुआ था, मैंने सॉल्व कर लिया जी को, इस तरह से सॉल्व से कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन नियर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट g m एंड रेडियस r। बेटा कुछ भी नहीं पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, सिर्फ g का फॉर्मूला पूछा हुआ है। g का फॉर्मूला बच्चे को बताया बेटा ये होता है। अब इसमें मैं अगर ये भी नहीं पता तो इसके आगे फिर बेटा हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो बेटा कुछ भी नहीं है, बस आपको जी का फॉर्मूला पूछा गया है। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। आपने देखा था कि जब भी हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जो ग्रेविटी होती है वो बेटा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होने लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंटेंसिटी is inversely proportional to the square of distance from the center of earth। बेटा ये वाली चीज भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड विच इज g me अपॉन re स्क्वायर, जो आप बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सेंटर से जब हम उसकी डिस्टेंस लेंगे तो वो करीब re होगी, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो g जो है बेटा वो इसके कारण घटता भी है, जब हम ऊपर जाएंगे तो r प्लस r इसी में h ऐड हो जाएगा, तो उसके कारण वो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा g डैश वाला g/1 प्लस h/re करके आ जाएगा। तो ये बेटा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और ये इसका सही रीजन भी है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए प्लैनेट A हैज डबल रेडियस देन ए प्लैनेट ऑफ V। एक प्लैनेट है
वो ए जो प्लैनेट बी से डबल रेडियस रखता है। इफ मासेस ऑफ प्लैनेट ए इज 4 टाइम ऑफ masses of planet V heavier than the planet V. Which one of following is statement regarding weight of object of correct? आपको बोला क्या हुआ है, रेडियस बेटा दी हुई है, इफ मास आपको दिए हुए हैं। अब हम बेटा वेट के बारे में क्या बोल सकते हैं वो आपको बेटा बोला हुआ है। अब जहां तक वेट की बात है, पहले प्लैनेट पे मैं अगर मैं वेट निकालूं, वेट अपॉन ए, तो यहाँ से बेटा अगर मैं पहले प्लैनेट का वेट कैलकुलेट करना चाहूँ तो सपोज दैट जो मेरा वेट है वो m वेट है और वो पहले प्लैनेट पर रखा हुआ है, तो वेट मेरा बेटा क्या होगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑन दैट प्लैनेट a, ये मेरा आ गया m एक्सेलरेशन, या मैं बोलूँ g, क्या आ जाएगा, g m a अपॉन आर ए स्क्वायर, ये बेटा आ गया पहले पर वेट। दूसरे पर मैं वेट कैलकुलेट करता हूँ m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू सेकेंड वन, g m a m b अपॉन आर बी स्क्वायर। m g को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, m b को हम यहाँ पर, अब यहाँ पर b में चीजें आ गई तो मैं क्या करता हूँ, m ये वाली चीजें m a की और r a की वैल्यू रख लेता हूँ, m ऐसे लिखता हूँ, g ऐसे लिखता हूँ, m a इक्वल्स टू 4 mb एंड r a इक्वल्स टू 2rb, तो 2rb मैं लिखूंगा तो आपका आ जाएगा 4rb, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब m g mb अपॉन rb का स्क्वायर, ये बेटा मेरा wb है। तो मेरा बेटा आ गया W इक्वल्स टू WB, मतलब फोर्स दोनों पर ही, वो वेट जो दोनों पर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मास होता है बेटा वो फॉर्मूला कर दिया आपने, और रेडियस उसकी जब दोगुनी कर दी तो वो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो V वाले का वेट होगा वही A वाले का वेट हो जाएगा, और जो वेट होगा वो दोनों प्लैनेट पर सेम वाला आपका आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the length of equator is about 4000 किलोमीटर, ये मैं अर्थ बनाता हूँ, और इक्वेटर की लेंथ आपको बोली गई है 4000 किलोमीटर, ये बन गई। द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज, ये वेलोसिटी आपको रोटेशन की दी है 170 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन एट पोल, रोटेशन की वेलोसिटी एट पोल्स पे बेटा क्या होगी। अब इसमें बेटा कोई भी कैलकुलेशन करने वाली चीज नहीं है, हमने पढ़ी जरूर है ये चीज, लेकिन हमने ग्रेविटी के लिए पढ़ी है बेटा। ये पोल्स को एक्सिस मानकर ही घूमती है, तो पोल्स पर जो रोटेशन की वेलोसिटी होगी वो बेटा आपकी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जो रोटेशन होता है वो पोल्स को एक्सिस मानकर ही होता है। सपोज दैट कोई बॉडी है और मैं यहाँ से इसको इस रस्सी में बांधकर इसे घुमा रहा हूँ इस तरह से, तो अब आप पूछे कि यहाँ पर इसकी रस्सी पे क्या बॉडी होगी, इस पर क्या बॉडी होगी, तो यहाँ पर बेटा इस सर्कुलर मोशन में तो इसकी आएगी, लेकिन अगर सपोज दैट कोई चीज ये है और ये एक ठोस चीज है और ये चीज अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, तो मैं पूछूं कि यहीं पर इसकी बेटा क्या होगी वेलोसिटी, तो यहाँ पर बेटा इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि अर्थ इसी को एक्सिस मानकर रोटेट कर रही है। तो नेक्स्ट बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी असाइंड यूजिंग न्यूटन्स। जो वेट है बेटा वो किसको असाइन कर सकता है बेटा, वेट हमने देखा था m इंटू जी, ये g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो वेट आप, क्योंकि जी पर अब डिपेंड कर रहा है, तो बेटा ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इसके कारण ही वेट प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या बोल देंगे कि
जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ के कारण नहीं है वेट, बल्कि वेट जो है आपका वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है बेटा, ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस है, एंड ए क्वाइन, एक क्वाइन है बेटा, हैविंग सेम मासेस आर ड्रॉप्ड, ये जो दोनों के मास हैं वो बेटा सेम है। A piece of paper and a coin both having same masses or dropped from 10th floor. 10th floor की एक बिल्डिंग है, वहां से ये नीचे छोड़े जा रहे हैं। The piece of paper would take more time to reach than ground because पीस जो पेपर का जो पीस होगा वो ज्यादा टाइम लेगा 10th फ्लोर से नीचे आने में, इसका रीजन आपको पूछा गया। अब बेटा पीस ऑफ पेपर होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा और ये थोड़ा छोटा होगा। आप देखिए अगर इनके वेट की हम बात करें बेटा, तो वेट बेटा m इंटू जी होगा, इसका भी वेट m इंटू जी होगा। मतलब जो फोर्स जो इनका वेट होगा वो तो बेटा सेम होगा, मतलब जो अर्थ जिस फोर्स से खींचेगी वो दोनों को इक्वल ही फोर्स से खींचेगी। लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में क्वाइन ही पहले पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बेटा बहुत सारी एयर भी रहती है। अब ये एयर होगी तो ये नीचे आएगा, ये तो एयर इसको नीचे आने को रजिस्ट करेगी, नीचे आने की मोशन को रजिस्ट करेगी। अब अगर एयर रजिस्ट करेगी तो बेटा सरफेस एरिया ऑब्वियस सी बात है कि कागज का ज्यादा होगा, तो एयर जो है वो एरिया जितना जिसका ज्यादा एरिया होगा एयर बेटा उतने ही ज्यादा उस पर एयर के मॉलिक्यूल टकराएंगे और उतना ही ज्यादा जो बाउंस फोर्स होगा वो उसको ऊपर लगेगा, या हम कहें उसको रजिस्ट करेगी मोशन को। तो अब ये क्वाइन छोटा है बेटा, इस पर जो बाउंस फोर्स होगा वो कम होगा, इस पर जो बाउंस फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। अब जब बाउंस फोर्स ज्यादा होगा इस पर कंपेयर टू ये, तो जो नेट फोर्स होगा mg वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसीलिए जो कागज का टुकड़ा होगा वो थोड़ी देर बाद आएगा। तो जो बाउंस बायोंट फोर्स भी उसे बोलते हैं ऑन द पेस ऑफ पेपर इज मोर देन ऑन दी क्वाइन। क्यों पीस ऑफ पेपर पे ज्यादा होगा? क्योंकि जो बाउंस फोर्स होता है या बाउंड फोर्स होता है वो बेटा एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो जितने मॉलिक्यूल उसके एयर के उसके टकराएंगे उतना ही वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो इसीलिए इस पर फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका नेट फोर्स जो हो जाएगा बेटा कागज पर वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो हम कहें कि इसका जो वेट हो जाएगा वो कागज का वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो नेट वेट बेटा इसका क्वाइन का ज्यादा है, तो क्वाइन पहले आगे गिरेगा और जो कागज का टुकड़ा है वो बेटा बाद में आके गिरेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है वन फील हैवियर इन लिफ्ट व्हेन। हम कब कोई भी फील करता है हैवियर बेटा, आप हमने बताया ही था जब डिस्कस में, इट जस्ट ग्रो डाउन स्टेडली, जब नीचे स्टेडली जाती हो तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो, कोई भी हैवी नहीं फील करेगा, एन इक्वल्स टू माजी होगा। जस्ट बीइंग बिगिन टू गो अप, जैसे ही ऊपर जाने को हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब जो एन आपका आ जाएगा जैसे हमने डिस्कस किया था mg प्लस m। जो नेट एपरेंट फोर्स होगा या एक्सपीरियंस्ड फोर्स होगा वो बेटा बढ़ जाएगा। आपका आंसर ये जाएगा। इज मूविंग स्टेडली ये भी गलत हो जाएगा, एंड डिसेंड फ्रीली ये भी गलत हो जाएंगे, जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है, ए बॉडी वेट 5 kg ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे बेटा एक बॉडी का वेट जो है वो 5 kg है, लेंथ पे ये 5 kg है। एट द पोल इट इज लाइकली टू द वेट। पोल पे बेटा वेट क्या होगा? वेट बेटा क्या होता है m इंटू जी, मतलब वेट जो होता है वो बेटा जी की वैल्यू पर डिपेंड करता होगा, तो यहाँ पर भी जी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर भी जी की वैल्यू हो गई जी डैश। अब बेटा आप जानते हैं पोल्स पर जो हाईएस्ट होती है उसकी वैल्यू, मतलब इस वाले जी से इस वाले जी की वैल्यू तो हाईएस्ट रही ही होगी, इसका मतलब जो पोल पे वेट वो जो मेजरमेंट होगा वो मोर देन 5 kg आएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो जी होगा यहाँ पर पोल पर वो ज्यादा होगा। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं कि इक्वेटर पर m और g एट इक्वेटर इक्वल्स टू 5, यही आपको बोला हुआ है वेट एट इक्वेटर। वेट एट पोल में लिखूंगा m इंटू जी एट पोल इक्वल्स टू w अपॉन p। मैं
इस ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ पोल इज ग्रेटर देन एट इक्वेटर। मैं इसमें m से गुणा कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वेट एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ इक्वेटर। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। आपको 5 kg से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर g ज्यादा होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉडी अटैच टू ए स्प्रिंग बैलेंस वेट्स 10 kg ऑन द अर्थ। अर्थ पे बेटा एक स्प्रिंग से अटैच्ड बॉडी है और इसका जो वेट है अर्थ पे बेटा वो आपका आ जाए 10 kg, या हम बोले weight on earth equals to mg 10 kg. The body attached to the same spring balance is taken to the planet where g is half of the earth. सेम स्प्रिंग से अटैच्ड की गई बॉडी दूसरे प्लानिट पर ले गए जहां पर आपका जो g है वो अर्थ का आधा है, तो वहां पर स्प्रिंग विल रीड, स्प्रिंग जो है वो आपका क्या रीड करेगा। ये जो वेट मेजरमेंट की स्प्रिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये वाली स्प्रिंग। तो अब स्प्रिंग तो बेटा हमेशा ही इसका वेट ही रीड करेगा, तो पहले 10 mg था, अब बेटा ये क्या हो जाएगा, m तो वही रहेगा, अब g इसका एक्सेलरेशन g/2 हो गया, यानी mg/2, mg की वैल्यू 10 है, 2 यानी 5 kg। अब बेटा ये जो स्प्रिंग होगा वो 5 kg रीड करेगा, या इसे आप सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जब g आधा हो गया तो अब मास तो चेंज होगा नहीं, तो उसका जो वेट होगा वो खुद ही आधा हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं या इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन अमंग फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1 kg की बॉडी पर एक्टिंग करना वाला क्या होना चाहिए। तो मास मैं रख दूंगा यहाँ पर 1 kg रख दूंगा, तो ये बेटा आएगा आर ई का स्क्वायर। अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा हो तो ये से हम बोलते हैं जी, और जी की वैल्यू बेटा आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो क्योंकि 1 kg की बॉडी है इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसीलिए हम उसको जी बोल देंगे, और जी की जो वैल्यू आ जाएगी सॉरी ये जो यूनिट मैंने जल्दी में जी की रख दी, आपकी जो वैल्यू आएगी वो फोर्स की न्यूटन में आएगी, तो 9.8 न्यूटन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सिंपल उसमें फोर्स में वैल्यू रखते हैं 1 किलो, और जो वैल्यू वो बचेगी बाकी सारी जी की वैल्यू बचेंगी। नेक्स्ट बेटा बोला गया है, इन एनुलर सोलर इलिप्स अकर ड्यूरिंग द जनवरी 2010 विद ड्यूरेशन ऑफ एनुअल पीरियड ऑफ 12 मिनट। इट इज द पीरियडिक दैट सच long angular duration will not occur of year 3043। such prediction is possible due to, इस तरह की प्रोडिक्शन किस तरह की उससे पॉसिबल है। बोला हुआ है बेटा आपको कि एक सोलर एक्लिप्स अकर हुआ 2010 में, और ये बेटा 12 मिनट तक देखा जा सकता था, और इस तरह के प्रेडिक्शन बेटा मतलब 3043 ईयर्स बाद ही पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब हमने हमारे दादा परदादाओं ने भी कभी नहीं देखे होंगे इतनी ज्यादा टाइम पीरियड के बाद। तो इस तरह की प्रोडिक्शन बेटा किस थ्योरी से पॉसिबल होती है, किस थ्योरी से हम पता कर पाते हैं इतना लंबा टाइम पीरियड, किस थ्योरी से हम पता कर पाते हैं, उस थ्योरी को बेटा क्या, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नहीं बेटा, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स की थ्योरी ही बेटा बायोलॉजी की है, उसमें जिराफ की जो गर्दन बड़ी छोटी होती है वो थ्योरी है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये सही आंसर था इसका। क्यों? क्योंकि न्यूटन ऑफ थ्योरम से हम न्यूटन थ्योरम फोर्स और वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, जी कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसके बाद केपलर का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम पीरियड उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड बाद वो चीज अकर होगी हमारे यूनिवर्स में। फिर हॉकिंस थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, ये बेटा गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो थ्योरी है वो ब्लैक होल्स के लिए चलती है। स्टीफन हॉकिंस की जो थ्योरी है रिलेटिविटी वाली भी बात गलत है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी आपका आंसर आ जाएगा, न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। फिर ये बेटा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं असर्शन रीजनिंग का। टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैविंग डिफरेंट मासेस
revolving around the earth is the same circular path as same speed. बेटा दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं having same masses m1 equals to m2 and revolving around earth is same circular orbit as same as speed. एक ही स्पीड से एक ही ऑर्बिट में बेटा वो चक्कर काट रही है, इनकी स्पीड, मास और ऑर्बिट तीनों सेम है। फिर बेटा बोला हुआ रीजन क्या है इसका, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जो स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। ये बात बेटा गलत है। आपने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो इसका क्या उसका प्रोपोर्शनल आता है 1/r0। तो ये बेटा आता है, आपको बोला हुआ है कि डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होती, तो ये वाली बेटा मेरा रीजन गलत हो जाएगा। ये वाली चीज सही है कि टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैविंग डिफरेंट मासेस, ये डिफरेंट मासेस था, एंड रिवॉल्विंग अराउंड एंड अर्थ इज द सेम ऑर्बिट हैव सेम स्पीड। सेम ऑर्बिटल स्पीड जब आप इसका फॉर्मूला रखेंगे तो डिफरेंट मासेस के लिए वो सही आ सकती है। तो मतलब ये वाली चीज सही है, लेकिन ये वाली जो चीज बोल रहा है वो ये गलत है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह के केसेस में जब भी एक गलत हो तो बहुत इजी आंसर होता है, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। आर इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने देखा कि 2009 या 8 या पुराने टाइम में केपलर या इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन आजकल न्यूटन्स लॉ वाले या लिफ्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एनडीए 2017 में या 15 में इस तरह के। तो फिलहाल स्टूडेंट्स ये वाला लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।